नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। अब शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज यानी गुरुवार को आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत शामिल रहे। बता दें कि पीएम मोदी ने ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यों की तारीफ की। पीएम ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है, ब्रह्म कुमारियों के प्रयास भी हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है, हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। आगरा जिले में एसपी पार्टी में टिकट वितरण के बाद भी उठापटक जारी है। आपको बता दें कि आगरा के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से 3 दिन पहले घोषित प्रत्याशी राजेश शर्मा को बदलकर सपा ने बुधवार को रूपाली दीक्षित को चुनाव मैदान में उतारा है। नामांकन खत्म होने से 2 दिन पहले एसपी ने उम्मीदवार बदला है। रूपाली दीक्षित बाहुबली अशोक दीक्षित की पुत्री हैं। 34 वर्षीय रूपाली ने यूके से एमबीए किया है। जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने रूपाली के नाम पर मुहर लगाने की पुष्टि करते हुए बताया कि पार्टी हाईकमान के निर्णय का सम्मान होगा। रूपाली से पहले राजेश शर्मा का नाम फाइनल हुआ था। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट में कुल 41 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें 16 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। बता दें कि सपना चौधरी की बाउंसर पूनम पंडित को बुलंदशहर के शाना विधानसभा सीट से दिया गया टिकट। कांग्रेस के उम्मीदवारों में महिलाओं के साथ साथ कुछ पत्रकार और समाज सेवी भी शामिल हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में गोरखपुर सदर सीट से बड़ा सियासी मुकाबला देखने को मिल सकता है। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर से बीजेपी उम्मीदवार मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी ने गोरखपुर सदर सीट से चंद्रशेखर आजाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के इस फैसले पर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बहुत बहुत आभार, साधुवाद। पिछले 5 साल भी लड़ा हूं और अब भी लड़ूंगा। जय भीम, जय मंडल। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। कांग्रेस के अभियान लड़की हूं, लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि प्रियंका मौर्य कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज थी। कांग्रेस यूपी में अपनी उपस्थिति को दर्शाने के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान चला रही है। इसके तहत बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है, पर टिकट न मिलने से प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस नेतृत्व के प्रति गहरी नाराजगी दिखाई थी और गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 59 प्रत्याशियों की लिस्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। संसदीय बोर्ड की बैठक में हर विधानसभा सीट में मंथन के बाद 59 प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को हरिद्वार की सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। गुरुवार को आईसीसी ने चुनी 2021 की बेस्ट टेस्ट टीम विराट कोहली को नहीं मिली जगह। आपको बता दें कि गुरुवार को आईसीसी ने यह टीम की लिस्ट जारी की। आईसीसी की इस टीम में 3 भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है।
टीम में रोहित शर्मा बतौर ओपनर, ऋषभ पंत बतौर विकेटकीपर और रविचंद्रन अश्विन बतौर स्पिनर चुने गए। इसमें सलामी बल्लेबाज की जिम्मेदारी श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने और रोहित को मिली है। ऑस्ट्रेलिया के मॉर्नस लाबुएशन नंबर 3 पर हैं, वहीं इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को बल्लेबाजी क्रम में नंबर 4 पर रखा गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। औद्योगिक क्षेत्र भादराबाद में युवती की अश्लील हरकतें कर रहे युवक को स्थानीय नागरिकों ने जमकर फटकार लगाई। आपको बताते चले कि औद्योगिक क्षेत्र भादराबाद में कई दिनों से एक युवक और युवती खुलेआम अश्लील हरकतें करते नजर आ रहे थे, जिनको लेकर स्थानीय दुकानदार काफी परेशान थे। आज जिस वक्त युवक और युवती औद्योगिक क्षेत्र भादराबाद में रोज की तरह मिलने पहुंचे तो स्थानीय दुकानदारों के द्वारा उनका विरोध करते हुए युवक को जमकर फटकार लगाई गई, जिसके चलते युवक जाते जाते अपने आप को विधायक का भतीजा होने की धमकी देते हुए चला गया। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि कई दिन से ये दोनों इस क्षेत्र में खुलेआम अश्लील हरकतें करते नजर आ रहे थे, जिसके कारण क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा था। दिनों से एक लड़का एक लड़की के साथ दूसरे तीसरे दिन अश्लील हरकत करता है। लड़की भी नाबालिग सी लगती है और बाकी आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो इस चीज़ से। तो आज क्या हुआ? आज फिर उसने ऐसी हरकत करी, तो समझाया, फिर वो किसी विधायक की भतीजा बता रहा, किसी पार्षद का बता रहा, हमें तो पता नहीं कौन था वो बेचारा। अभी भी धमकी देकर गया। क्या धमकी दी? कि अभी देखता हूँ थोड़ी देर में मैं विधायक का भतीजा हूँ। कौन से विधायक का भतीजा? वो नाम उसने लिया नहीं। हम इकट्ठा हो गए तो उन्होंने मनी किया और इसलिए रगड़ करते हमें लड़की नाबालिग है ये। तो बोलो उसने जो है कि यहाँ इधर मत आओ ये वो, उसने सोच रहा है भाई कोई गलत काम करना कहीं और जाकर कर ले, यहाँ रोड पर दिक्कत हो, सबकी दी बेटियाँ निकले यहाँ को, वो उसके बावजूद भी मार नहीं रहा, धमकी दे रहा अब भी। सभी दुकानदारों ने इकट्ठा करके उन्हें पकड़ा। बढ़ता ही जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने के कारण निचले स्थानों पर कोहरे अधिक होने के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में ठंड अधिक होने के कारण यात्रियों पर भी इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। जहां नेशनल हाईवे पर काफी भीड़ रहती थी, वहीं अब सुनसान सा दिखने लगा है। खचाखच भरी हुई पार्किंग खाली पड़ी है, वहीं लोग लकड़ी जलाकर इस ठंड से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस समय हम धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर हैं और जिस तरीके से यहाँ बीते करीबन 2-3 दिन से सर्दी का जो कहर है वो आप देख ही रहे होंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर सर्दी है और सर्दी का कहर बिल्कुल बरस रहा है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन चला गया है। जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर बर्फबारी हुई है तो उसका अब असर जो नीचे के जो स्थान है, नीचे के जो इलाके हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग घरों से बाहर बहुत कम निकल रहे हैं। ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पर भी जो भीड़ रहती थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर रहता था, पर इस समय यहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम है। आप देखेंगे कि जो ये नेशनल हाईवे है यहाँ पर बहुत, क्योंकि इसके जस्ट सामने ही हर की पौड़ी स्थल है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक इंटरनेशनल स्थल है यहाँ पर, और यात्रियों की यहाँ पर जो भीड़ है, जो संख्या है बहुत अधिक रहती है यहाँ पर। हमारे बराबर में ये पार्किंग है, दीनानाथ जो पार्किंग है ये बिल्कुल खचाखच भरी रहती थी यात्रियों से, पर आप देखेंगे कि ये इस समय जो उसका जो ऊपर का जो पोर्शन है बिल्कुल खाली है। उधर गंगा जी की तरफ देखेंगे, कोहरा जो है, कोहरा बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, और कोहरे ने आप देखेंगे जो विजुअलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म कर रखी है विजुअलिटी। तो किस तरीके से जो भारत है, जो उत्तराखंड है, यहाँ पर किस तरीके से ठंड का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब देखेंगे कि आने वाले समय में इसका जो प्रकोप है कितना कम होता है या ठंड ऐसी ही जारी रहेगी। सारा जितना भी जो ये प्रकोप है, पहाड़ों पे जो बर्फबारी हुई है उसके कारण भी ये देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरीके से लोगों को राहत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। कैमरा पर्सन के साथ में मनीष काका, नेशन 24 न्यूज़ हरिद्वार। जनपद हरिद्वार के भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा विधायकों के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर नजर आ रही है, जिसके चलते कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर व रानीपुर विधायक आदेश चौहान के नाम की घोषणा होने के बाद शिवालिक नगर स्थित रानीपुर भाजपा कैंप कार्यालय और भादराबाद स्थित ज्वालापुर विधानसभा के भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में सूचना मिलते ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
कम थोड़ा कम। रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रक्रिया में होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद हरिद्वार में 11 विधानसभा सीट से प्रत्याशियों के नामांकन कलेक्ट्रेट में होने हैं, जिनको लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया कल से प्रारंभ कर दी जाएगी, जो कि सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव कोविड काल में हो रहे हैं, इसलिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन की नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और जनपद हरिद्वार में भी कल से नामांकन कार्य प्रारंभ होंगे। उसके लिए हम लोगों की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जनपद हरिद्वार में 11 विधानसभाएं सीट आती हैं। इन सभी 11 सीटों का नामांकन कलेक्ट्रेट में ही किया जा रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसके लिए अवगत भी करा दिया गया है। सार्वजनिक सूचना के माध्यम से भी लोगों को अवगत करा दिया गया है। अलग अलग कक्ष निर्धारित हुए हैं और प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन लिए जाएंगे। रोशनाबाद स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुमार खगेंद्र द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिलाधिकारी के दिशा निर्देशानुसार बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ प्राइवेट लैब के द्वारा कोविड-19 की जांच लगातार की जा रही है। हमारे टोटल अभी तक के 11 बॉर्डर हैं, जिनको हम वहाँ पर टीम लगा रखे हैं 24/7, जिसमें हमारे प्राइवेट लैब्स भी हैं और हमारे सरकारी लैब्स भी उसमें काम कर रहे हैं। सरकारी संस्था लगी हुई है, जिसमें पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। वहाँ पर गाड़ियाँ पर्याप्त रूप से की जा रही है। उसमें कहीं कहीं से कुछ थोड़ी सी घटना हो जाती है कि लोग जो डबल वैक्सीनेटेड हैं वो चाहते हैं कि मेरा समथिंग नहीं हो, लेकिन हमारे माननीय डीएम महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी आएंगे, चूँकि हमारी धर्म नगरी है, यहाँ भीड़ काफ़ी होती है खासकर वीकेंड में, कि जो डबल वैक्सीनेटेड उनको भी टेस्ट कराना जरूरी है। उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला हरिद्वार की 11 विधानसभाओं के लिए आगामी 21 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक कलेक्ट्रेट भवन हरिद्वार में अपना नामांकन कर सकते हैं। इसके लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन में सभी 11 विधानसभाओं के लिए नामांकन कक्ष भी बनाया गया है। आज जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सभी नामांकन कक्ष का निरीक्षण देखा और व्यवस्थाओं का हाल जाना। लालकुआं कोरोना की तीसरी लहर देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बुधवार और शनिवार को लगने वाले हॉट बाजार को अगले कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही इस बाजार में बाहर से आने वाले व्यापारियों की एंट्री भी बैन कर लगा दिया गया है। हालांकि नगर में जरूरत की दुकान कोविड के नियमों के तहत खुलती रहेंगी। इधर व्यापार मंडल ने भी सप्ताह के शुक्रवार को संपूर्ण बंद करने का निर्णय लिया है। व्यापार मंडल से वार्ता के उपरांत ये तय किया गया है कि लालकुआं में शुक्रवार को बाजार बंद रखा जाएगा कोविड के तहत। चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के अभी, तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष दुकानें शुक्रवार को बंद रहें। नॉर्मल डेज में भी जो दुकानें खुले हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पालन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो हाट बाजार है, हाट बाजार में एक रैंडम चेकिंग मेरे द्वारा करवाई गई थी, उसमें कुछ लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे। तो हाट बाजार को फिलहाल के लिए अभी कहा गया है कि 1-2 दिन उसको सैनिटाइज करा दिया जाए स्थल को, किंतु व्यापार मंडल के लोगों का कहना है कि हाट बाजार खुली जगह है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ ये बाजार लगाया जा सकता है और लोगों की रोज़मर्रा की आवश्यकताएं जैसे सब्जियां हैं, ये सब इसमें जो है बिक्री के लिए आती हैं। तो अगर कोविड को देखते हुए इसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल है। रुड़की में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के पुनः मिलने के बाद उनके कैंप कार्यालय पर समर्थकों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और आतिशबाजी के साथ भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा और भाजपा हाईकमान के निर्णय का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदीप बत्रा और उनके समर्थक ढोल नगाड़ों पर डांस करते हुए भी नजर आए।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश में निर्भया मोबाइल की शुरुआत की गई थी। यह निर्भया मोबाइल टीम कन्या स्कूल, महिला महाविद्यालय सहित उद्यानों और अन्य जगहों पर जहां छात्राओं, युवतियों और महिलाओं का आवागमन अधिक होता था, वहां कोई मंचला उन्हें ना छेड़े या फिर महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर नजर रखती थी, किंतु किसी कारणवश वह काफी समय से बंद हो गई थी। वहीं कोतवाली से लगे उद्यान में भी प्रेमी युगलों के बैठकर अश्लील हरकतें करने की पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए निर्भया मोबाइल सक्रिय हो गई है। बहुत दिनों से हमें क्षेत्र में सूचना मिल रही थी कि ये जो गार्डन है उसमें असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, तो उस मामले में हमने संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी कोतवाली और महिला थाना प्रभारी को साथ में लेके हमने उसमें एक सामूहिक भ्रमण किया। तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे मिले जो अनावश्यक यहाँ बैठे हुए थे, तो प्रथम रूप से हमने उन्हें समझाइश देकर ये भी छोड़ा है। कोई भी ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में आज हमें नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष जन्माष्टमी 2021 से जन्माष्टमी 2022 तक संगठन पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार और सशक्तिकरण के लिए श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। वे आदर्श और सिद्धांतों के प्रकाश स्तंभ और निष्काम कर्मयोगी थे। कठिनाइयों को झेलते हुए विषम परिस्थितियों में काम किया और जो हमको आदर्श और दिशा मार्ग दर्शन करके गए, दिशा दिखा। आज फिर से संकल्प लेके पूरे उत्साह के साथ हम सबका कर्तव्य है कि पूरी मेहनत लगन से जनता की सेवा करें। जनता बेगमगंज पुलिस ने एक नाबालिग बालिका के साथ अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी राजपाल सिंह जादव ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले राहतगढ़ जिला सागर निवासी दीपक कोरी, आत्मगंज भीकम कोरी ने एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया था। उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई और एक बच्ची को उसने जन्म दिया तथा 1.5 साल तक उसके घर में बंधक बनाकर रखा और जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी जादौन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। 5/1/2022 को एक नाबालिग लड़की ने थाने पर आकर रिपोर्ट किया था कि उसके साथ शादी का झांसा देकर दीपक कोरी नाम के लड़के ने बलात्कार किया, जिससे उसको एक बच्ची पैदा हुई। उसकी रिपोर्ट पर थाने पर अपराध क्रमांक 11/22 धारा 376, 344, 363, 506 एवं पॉस्को एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। दीपक कोरी की तलाश की गई, जो गुजरात में होने की सूचना मिली। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार टीम गठित की गई एवं साइबर सेल की मदद से कल दीपक कोरी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। दरअसल मामला भिंड जिले के इंदुरखी गांव का है, जहां एक गांव में 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। वहीं मृतक परिवार के बीच पहुंचे युवा नेता अनुरुद्ध प्रताप सिंह और राहुल सिंह भदौरिया और रोन ब्लॉक अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह रजावत ने शंकाकुल परिवार का ढांढस बढ़ाया और परिवार को हर संभव मदद करने को लेकर कहा। उन्होंने सरकार से मांग की कि हर मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए दिए जाएं, जिससे मृतक के परिवार का भरण पोषण हो सके, बच्चे अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त कर सकें। फिर उनको हम लेके गए डॉक्टर के, जहाँ पहुँची हालत ज़्यादा बिगड़ी। फिर भिंड लेके गए, भिंड से आए फिर PM करावे को जा रहे थे। थाने में पहुँचे, थाने में प्रशासन ने पूछी कि कैसे क्या हुआ। हमने कहा सर ये दारू से हुआ। इन दोनों ने दारू पी और दारू से इनकी मृत्यु हुई। भैया पता नहीं है कौन का दे रहा दारू में वीरन को ले गए अस्पताल कौन पे जना कौन बोल देवे कि भैया पुलिस आए, ऐसे पुलिस को धमकाते रहे से जल्दी लाश उठवा दे, देने को शकल नहीं देखन दे वीरन की। को पर बच्चा एक मजूरी को गए तो बहु नहीं लौट के आए, पर लाश नहीं देखन दे। भैया 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 मुझे काम मिलेगा, वो भैया मुझे काम मिलेगा। आज भी को जो नंदिया के घर में गेहूँ हुए के पैसा उसे कर खाए नहीं कछू छपा बैठ वीरन बीच को मोड़ा थे, सो मजूरी को गा बहु नहीं आए, पाव लौट के बगे मट्टी नहीं देखा नहीं बाप की उतना आई नहीं पाए। वीरन कौन दवा दे दो जहाँ आए के जिनको दवाई दे जट दाग दे वो मारे गए, इनको दाग पोस्ट
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा टेम और सुठालिया परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों के साथ मिलने का समय देने के बाद आज मुख्यमंत्री द्वारा मिलने से मना करने पर भड़के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास मध्य प्रदेश के डूब में आने वाले किसानों से मिलने का समय ही नहीं है। मध्य प्रदेश के डूब में आने वाले किसानों से मिलने का समय नहीं है। उनके पास भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद से मिलने का समय नहीं है। 1.5 महीने से इंतज़ार करने के बाद उनके कार्यालय ने मुझे कल 21 जनवरी 2022 को 11:15 बजे उनके निवास स्थान पर मिलने का समय दिया और आज मुझे सूचना दी गई है कि वे मुझसे नहीं मिलेंगे, व्यस्त हैं। अब मैं तो उनके घर के सामने धरने पर कल सुबह 11:15 बजे बैठूंगा। नहीं मिलेंगे तो मुझे ऐतराज़ नहीं, मैं वहीं बैठूंगा। गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन इस प्रकार का बर्ताव आपको महंगा पड़ेगा, बताई दे रहा हूं शिवराज सिंह जी। साड़ी अपने आप में एक कमाल का स्टाइल है जिसे हालांकि कभी ना कभी जरूर कैरी करना चाहेगी। साड़ी लुक को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, ये सायाजी होटल में हुए शाइना श्योर ब्यूटी एंड कॉर्पोरेट अवार्ड में देखने को मिला, जहां शहर के अलावा बॉलीवुड से जुड़े कई कलाकार, मॉडल, स्टार के साथ गृहिणियों भी रैंप वॉक करती नजर आई। कार्यक्रम प्रमुख सुनीता जायसवाल, प्रियंका सिंह और आदित्य शर्मा ने बताया कि एमपी ब्यूटी एसोसिएशन के बैनर तले ब्राइडल और फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें मैंने प्यार किया फिल्म एक्टर भाग्यश्री ने शिरकत की। बेहद सिंपल और सुंदर लुक के साथ भाग्यश्री ने ब्लैक साड़ी व्हाइट बॉर्डर के साथ कैरी की थी। शहर की फेमस हेयर ड्रेसर सुनीता जायसवाल ने कई मॉडल्स को दुल्हन के सुंदर लिबास के साथ तैयार किया। कुछ ट्रेडिशनल दुल्हन तो कुछ मॉडल ब्राइडल लुक के लिबास में सजी गर्ल्स का कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आया। रैंप वॉक के दौरान कई गृहिणियों ने भी रैंप वॉक कर दर्शकों में अपने जलवे बिखेरे। कहाँ से आप तैयार हुए? मैं एक पीतमपुर से हूँ और मेरा नाम दिव्या सांबारे है। मुझे रेखा मैम ने तैयार किया है। क्या आज इस कंपटीशन में भाग लेकर कैसा लग रहा है? क्या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कंपटीशन में भाग लेकर। ये कैसा प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है आपको आगे के लिए? मुझे लग रहा है कि मैं कुछ आगे जा सकती हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिव्या सांबारे है। प्रियंका सिंह। आज जो हम पूरा शो करने जा रहे हैं बेसिकली ये ब्यूटी एंड कॉर्पोरेट अवार्ड शो है, जिसमें अपने सारी ब्यूटिशियन अपने मॉडल्स को रेडी करके लेकर आए हैं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्लस इसमें मैंने तैयार किया भाग्यश्री जी जो है अपने हाथों से अवार्ड देंगे। कोई इसमें प्राइज़ नहीं है, सब अपने एक लेवल पे बहुत ही अच्छा तैयार करते हैं, तो सब ही एक हम लोगों के लिए बराबर है। आपकी संस्था का क्या मुख्य उद्देश्य है इस पूरे आयोजन को लेकर? बस ये उद्देश्य है कि सब जितने भी ब्यूटिशियन है, जितनी भी लेडीज़ अपने दम पे ये शो तैयार करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपना पार्लर रन करते हैं, इनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले आगे। जो पार्टिसिपेट है क्या सभी मॉडल्स हैं या हाउस वाइफ भी और गर्ल्स भी इसमें हैं? ज़्यादातर हाउस वाइफ ही हैं और मॉडल्स तो मॉडल्स ही हैं। आपका नाम? प्रियंका सिंह। उमरिया जिले के किसान जहां दोहरी मार झेल रहे हों, पहले मौसम की मार, दूसरे अधिकारियों की। ऐसा ही मामला उमरिया जिले के कोयलारी पत्थरहेटा वन का सामने आया है, जहां किसानों द्वारा खरीदी केंद्र पत्थरहेटा वन में बेचे गए धान की आज तक बेची गई धान की पर्ची किसानों को नहीं मिल पाई है, जबकि किसानों की धान 10 से 15 दिन पहले ही खरीदी केंद्र द्वारा खरीदी जा चुकी है, जिसके सर्वेक्षण में आए हर RI राजस्व निरीक्षक चंदिया लालमन प्रजापति ने खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने आए थे। जिन किसानों का सेकंड मैसेज नहीं आया था, उन किसानों की समस्या का निराकरण करने तो आए थे, लेकिन उसके विपरीत उन्होंने किसानों को ही दोषी बता डाला। कुछ किसानों की धान को डुप्लीकेट धान बताया, तो कुछ किसानों को सेकंड मैसेज न आने के लिए किसानों के सर पर ही ठीकरा फोड़ दिया। क्या नाम है? मेरा नाम दशरथ प्रसाद गौतम। कहाँ के निवासी हैं? खैर बाहर। क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं? समस्याएं ये हो रही हैं कि 2-3 तारीख माल दौड़ा है और आज तक हमको पर्ची नहीं मिल पाई। पर्ची क्या क्यों नहीं मिल पाई है? क्या कुछ बता रहे हैं? बता रहे हैं कि आप डुप्लीकेट काम कर रहे हैं, डुप्लीकेट धान लाए। 3.5 एकड़ का रजिस्ट्रेशन है उसमें। मैं पदस्थ हूँ लालमणि प्रजापति, है ना। हमारी ड्यूटी लगी हुई थी यहाँ पत्थरहेटा सोसाइटी में कृषि उपार्जन के जांच के लिए, है ना, जिनका सेकंड एसएमएस नहीं आया था, है ना।
उसी के दायित्व में हम कल आए थे, जांच किए थे, यहाँ कोई किसान नहीं मिले थे, है ना। हम गए थे फील्ड तरफ, है ना, और हम लाट के फिर पथराटा तरफ आए हैं, है ना। और इनका सेकंड SMS की डेट जो है 20 तारीख तक है ना। और 20 तारीख तक इनका जो है जितना खाद्यान्न पर्ची होगी, जो रसीद होगी, SMS के लिए आ जाएगा इसका। थाना सुभाष नगर के मोहल्ला निवासी मुस्कान ने बताया कि 8 महीने गर्भ से हैं। मेरे घर से 15 दिन पहले चोरी हुई थी। नजर डोली ने की थी चोरी, उन्होंने कबूली भी। आज सुबह मुस्कान घर में अकेली थी। नजर डोली आई, उसने मुस्कान से कहा कि मेरी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे 5500 रुपए की चोरी की, मुझे माफ कर दो। मुस्कान ने कहा कि मैंने उसे माफ किया, लेकिन डोली ने एक चीज लाई है ऐसा बोलकर उसको आंख बंद करने को कहा। नंदौली ने भाभी मुस्कान पर चाकू से हमला कर दिया। मुस्कान ने बताया कि मेरी पीठ में चाकू से हमला कर दिया गया। पति ऋषभ काम पर गया हुआ था। सूचना मिलते ही पति घर पहुंचा। ऋषभ मुस्कान को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। मेरे पैसे चोरी हो गए थे, तो मेरी सास ने मेरी नंद को घर आने से मना कर दिया था। आज वो आके ये बोल रही थी कि तू मेरे घर वालों को छुड़वा रही है, और क्या कहते हैं, तो मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरे चाकू मार दिया और सर पे चोट मार दी। मेरी सिस्टर आई थी घर पे, और उसने आके इस पे हमला किया, और कुछ दिन पहले हमारे पैसे गायब हुए थे। यानी तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी पे हमला करा? हाँ जी। तो हमला करा और इसके चोट मार दी। किस चीज से हमला करा? बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र में गरीब महिलाओं की लाखों की पूंजी लेकर कंपनी रफू चक्कर हो गई। वहीं सेल्फ टेक जोन एंटरप्राइज पर पब्लिक ने हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। महिलाओं से लिफाफा बनवाने का काम करती थी कंपनी एक महिला पर 2500 रुपए जमा कराती थी और 3 सदस्य जुड़वाने का काम करती थी, जिसकी एवज में 400 कमीशन के मिलते थे। जब पैसे देने की बारी आई तो कंपनी रफू चक्कर हो गई। महिलाएं अपना लिफाफा जमा करने के लिए आई थी। कंपनी देखा तो कंपनी ही भाग चुकी है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाख समझाने के बावजूद भी महिलाएं नहीं मानी और 4 घंटे से जमकर हंगामा किया। बरेली में आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का नया मामला सामने आया है। साहू और राठौर समाज के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम में मास्क नहीं लगाए थे। बताया जा रहा है कि हॉल में लोग काफी संख्या में मौजूद रहे। आधे से ज्यादा कार्यकर्ता बिना मास्क के दिखे। बीजेपी महानगर बरेली की तरफ से राठौर विकास समिति की एक सभा का आयोजन पप्पू गिरधारी और पत्नी रेखा आर्या, मंत्री के बेटे धर्मेंद्र राठौर उर्फ रिंकू कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष साहू राठौर विकास समिति उत्तर प्रदेश की तरफ से किया गया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, शहर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार, कैंट प्रत्याशी संजीव अग्रवाल, बिथरी प्रत्याशी राघवेंद्र शर्मा, फरीदपुर से प्रत्याशी श्याम बिहारी और साहू राठौर समाज के बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये सभा दिशा गार्डन सुरेश शर्मा नगर में की गई। ज्यादा भीड़ देखकर पूर्व मंत्री संतोष गंगवार ज्यादा देर नहीं रुक पाए और सभा को जल्द ही समाप्त कर दिया गया। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल है। ज्वालापुर में भाजपा विधायक सुरेश राठौर के पुनः मिलने के बाद उनके कैंप कार्यालय पर समर्थकों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और आतिशबाजी के साथ भाजपा विधायक सुरेश राठौर और भाजपा हाईकमान के निर्णय का जोरदार स्वागत किया।
सब लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे और पहले से 3 गुना मतों से जीत कर आएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। गंगा पहले से 3 गति से बगाएंगे, इस बार हम आने वाले समय में 4 गुना गति से तेज काम करेंगे और घाट क्षेत्र और खादर क्षेत्र इसका रूप लेने का काम करेंगे। जहां अभी विकसित क्षेत्र है, वहां पर जहां शिक्षा नहीं है पूरी तरह से, वहाँ शिक्षा का माध्यम बढ़ाएंगे, डिग्री कॉलेज बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज और ये चिकित्सा के क्षेत्र को आगे बढ़ाना है और रोजगार की दृष्टि से इंडस्ट्रियों को लगाना हमारी प्राथमिकता होगी। हमने मांग की थी, हमने सर्वे करा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारी ज्वालापुर विधानसभा में बनना चाहिए, जिसके प्रस्ताव होकर गए। मैं अपनी विधानसभा के ज्वालापुर क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी ज्वालापुर विधानसभा में बनना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सब लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है।